हेलो एवरीवन, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता आया है, करता जाएगा। और मेरा नाम है सत्यम शर्मा। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन। चलिए, आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, अब मैं आपको बता चुका हूं। देखो, लास्ट लेक्चर तक हमने थ्योरी डेवलप कर ली है, बहुत कुछ इधर सब जगह से उठाकर पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस बनाएगा हमारा वो। ठीक, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। इट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस। कोई दो सर्फेसेस हैं, उनके बीच में अगर आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाए तो ये बता रहा है बिटवीन एनी टू सर्फेसेस in contact is defined as the angle which the resultant, ये है आपका रिजल्टेंट। कौन सा रिजल्टेंट? एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है फ्रिक्शन फोर्स। एफ का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फ्रिक्शन फोर्स। एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा, वो है रिजल्टेंट आर। ठीक है, सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट of the force of limiting friction F, force of limiting friction F या F कर लो इसको, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप सभी जानते हो, तो मैं आपके लिए यार छोटा नाम लिख देता हूं, FLIM लिमिटिंग, है ना, ये वही चीज है, टेंशन मत लेना। FLIM लिमिटिंग एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन F लिमिटिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन N मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन N। मतलब आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट आया है, उस रिजल्टेंट का एंगल किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल रिएक्शन से इसको आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा बोल दूं मैं इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, यहां पर लग रहा है लिमिटिंग फोर्स। ये लिमिटिंग फोर्स एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, एक टाइप की क्या वेक्टर ही है, तो मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं यहां पर। तो ये लो, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ये क्या बन गया है आपका? एफ लिमिटिंग। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया, हाँ। तो अगर मैं इसमें tan थीटा लगा दूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? अरे यार सर, ये तो बहुत ही आसान बात बोल दिया आपने। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। पक्का 100%। तो tan थीटा आपका क्या बन गया? F लिमिटिंग अपॉन n। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या F लिमिटिंग अपॉन n और किसी तरीके से जाना जाता है? हाँ सर, वो जाना जाता है μs से। सही बार रिवाइज करवा देते तो सही रहता यार। F लिमिटिंग जो होता था वो अभी तक μs इंटू n होता था। तो अगर F लिमिटिंग अपॉन n में लिखता हूं तो क्या मैं इसको μs नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो क्या मैं थीटा की वैल्यू tan इनवर्स μs नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स यहीं आसपास घूमेंगे इस चीज के कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल कर बताओ कितना होगा इन सरफेस के बीच में। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन देखनी है, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, रेशो निकालना है, tan थीटा का tan इनवर्स करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा या μs आ जाएगा, जो आप निकालना चाहो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। यार वही चीज, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्यों? क्योंकि μs है ना। तो जिस चीज पर μs डिपेंड करता है, उन सारी चीजों पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल पर, सरफेस पर और टेम्परेचर पर भी आगे जाके। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, म्यू के लिए पढ़ चुके हैं ना। तो थीटा किससे रिलेटेड है? म्यू से रिलेटेड है। तो म्यू जिन जिन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, उन्हीं चीजों पर थीटा डिपेंड करेगा, है ना। म्यू, एम, प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं मैं आपको, MIU, म्यू। एक न्यू भी होता है, लेकिन न्यू से अभी हमको लेना देना नहीं है, अभी हमको म्यू से लेना देना है, म्यू। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये था आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे जाके न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन मत लेना, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। आओ आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट पर अपने। चल, नया कंसेप्ट क्या बोलता है? अरे वाह, नया कंसेप्ट है आपका अब एंगल ऑफ रिपोज का।
एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बहुत ही ध्यान से समझना, नहीं तो ये कंसेप्ट उसी तरीके से स्लिप होगा जिस तरीके से आपका कोई मास इंक्लाइंड प्लेन पे स्लिप होता है ना। आओ मैं पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे यार, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं। मेरा काम है पहले मैं आपको समझाऊं फिर थ्योरी पर ले जाऊं। ये है एक इंक्लाइंड प्लेन, इस पर रख दिया मैंने एक मास, ये एक m मास रख दिया मैंने, ठीक है ना। कितना प्यारा लग रहा है ना, हाँ ऐसे टेढ़ा, एकदम टेढ़ा बैठा हुआ है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है किसका, इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है इंक्लाइंड प्लेन का। आओ जरा अपने पुराने दिनों में चलते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि इस मास का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg? क्या हम ये जानते हैं कि इस mg का एक कंपोनेंट आएगा, इस mg का एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, और वो कितना होगा, और वो होगा सर mg साइन थीटा। ये बात हमको पता है सर, ठीक, ओके। एक बात बताओ, क्या इसका एक ऐसा कंपोनेंट भी आएगा जिसको आप mg cos थीटा बोलने लगोगे, mg cos थीटा? हाँ सर। क्या एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी ऊपर की तरफ? हाँ सर। ये सब पुराने दिनों की बात कर रहा हूं मैं, उन दिनों की बात कर रहा हूं जब हम इस पर नए नए थे। अब तो ये हमारे लिए एकदम बाएं लात का खेल हो गया। किसका खेल हो गया है? बाएं लात का, बाएं हाथ का नहीं, बाएं लात का खेल। आ जाओ, अगर मैं बोल दूं कि इस सरफेस का कोई म्यू है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, और मैं बोल दूं मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, बॉडी स्लाइड कर रही है, बॉडी स्लाइड कर रही है, तो आप क्या बोलोगे कि सर स्लाइड करने से पहले ऐसा हुआ होगा कि इस बॉडी ने स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट किया होगा। आप बोल रहे हो स्लाइड कर रही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि स्लाइड कर रही है से पहले एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसमें इस मास ने जस्ट स्लाइड करना चालू किया होगा। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर जब स्लाइड करना चालू किया होगा तो उस पर यहां पर लग रहा होगा एक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फोर्स, लग रहा होगा कि नहीं? लग रहा होगा? हाँ सर लग रहा होगा। क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो? हाँ सर, इसकी वैल्यू हमको पता है, म्यू एस इंटू एन होगी, और एन की वैल्यू कितनी होगी? mg cos थीटा के बराबर। क्या ये बात मैंने सही बोली? अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है यार, मान लो इंक्लाइंड प्लेन पहले ऐसा है, थीटा 0 है। इंक्लाइंड प्लेन पहले ऐसा है, इंक्लाइंड तो बोलना सही नहीं है, थीटा 0 हो गया तो इंक्लाइंड क्यों बोलना। उस पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है ना। मैं मास ले लेता हूं यार, ये है एक मास, ये मैंने रख दिया है ऐसे सरफेस पे। अभी एंगल नहीं है इसका, कोई एंगल नहीं है भाई, है ना, कोई एंगल नहीं। मैं धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूं, थीटा बढ़ा रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन का थीटा बढ़ाता जा रहा हूं। ये बढ़ाया मैंने, और बढ़ा दूं, खिसका नहीं खिसका, 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 और बढ़ा दूं, नहीं खिसका नहीं खिसका, अब और बढ़ा दूं। ये लो, अब ये क्या कर गया है, एकदम स्टिक कर गया, धीरे धीरे ये मेरे हाथ में खिसकना चालू हो रहा है। ये मुझे फील हो रहा है, आपको नहीं हो रहा होगा लेकिन मुझे फील हो रहा है। अगर मैं एंगल थोड़ा सा और चेंज करूं तो ये देखो, ये फिसलना चालू हो गया, ये देखो ये फिसलने लगा, ये देखो, रबर वाले साइड पे रख देता हूं, ठीक है ना। ये देखो, ये फिसल गया, फिसल गया, फिसल गया। तो पहले नहीं फिसल रहा था जब थीटा 0 था, फिर नहीं फिसला, थीटा बढ़ाया मैंने, फिर थीटा बढ़ाया, फिर थीटा बढ़ाया, फिर थीटा बढ़ाया। एक थीटा आएगा इंक्लाइंड प्लेन का जब ये रिमोट क्या करने लगेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। समझे मेरी बात? तो चलिए हमको उसी एंगल की बात करना है। इस थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी, इस थीटा की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर ये मास क्या करने लगेगा, स्लाइड करना चालू करने लगेगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है ना। तो जिस पर्टिकुलर थीटा पे ये मास स्लाइड करना चालू कर दे, स्लाइडिंग स्टार्ट्स, जिस पर्टिकुलर थीटा पे स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट लिखता हूं यार, जस्ट अभी आप समझना, जस्ट स्टार्ट्स, उस थीटा को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज। और किससे डिफाइन करते हैं, बोलते हैं अल्फा से। थीटा तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल था,
लेकिन इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जिस पर ये बॉडी जस्ट मूवमेंट स्टार्ट करे, फिसलना स्टार्ट करे, स्लाइडिंग स्टार्ट करे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। किससे डिफाइन करते हैं? अल्फा से। क्लियर बात है? अच्छा, अब समझना, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन थीटा with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down the incline. जस्ट बिगिन कर रही है, एकदम धड़ल्ले से मूव नहीं करेगी, जस्ट बिगिन होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। चलो ये बात तो हो गई, और क्या जानने वाली चीजें हैं जरा इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो मैं इसको मिटाता हूं और आपसे अब काम की बात करता हूं जो हमको न्यूमेरिकल में काम आती है। बाकी लोग इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल पर्पस से चीजों को आज समझेंगे। यार एक बात बताओ, इस मास को नीचे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इस मास को नीचे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलोगे सर mg sin थीटा, mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओके, मैंने माना। ठीक, तो mg sin थीटा में एक sin थीटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस मास को नीचे जाने से रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलोगे सर ये लिमिटिंग फोर्स था रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वैल्यू आप μs इंटू एन से निकाल सकते हो। और सर यहां साइड में मैं आपको लिखकर बता देता हूं कि μs इंटू एन कितना होगा। μs n की वैल्यू है mg cos थीटा के बराबर, तो ये होगा सर μs mg cos थीटा। तो इस लिमिटिंग फोर्स में cos थीटा आ रहा है, बिल्कुल सही सर, आ रहा है। यार ध्यान से सुनना, मास को जो खींच के नीचे ले जाना चाहता है उसमें साइन थीटा आ रहा है, मास को जो रोकना चाहता है उसमें कॉस थीटा आ रहा है। हम जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाई जाए, हम जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाई जाए तो क्या होता है? थीटा की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो साइन थीटा बढ़ने लगता है, साइन थीटा बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा कम होने लगता है, कॉस थीटा कम होने लगता है। तो जैसे जैसे आप सरफेस को बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जाओगे, एंगल बढ़ाते जाओगे, क्या होगा? mg sin थीटा जो नीचे खींच रहा है वो स्ट्रांग होता जाएगा, लेकिन f लिमिटिंग जो है, जो mg cos थीटा है, वो क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। तो जो रोक रहा था पहले वो वीक होता जा रहा है, और जो खींच रहा है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस थीटा पर ये मास स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगा, तो मैं बोल सकता हूं उस मोमेंट पर क्या होगा? हमारा mg sin थीटा। अब मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूं जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, तो हमको पता है उस मोमेंट पर हम थीटा को क्या बोलने लगते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो मैं लिख रहा हूं साइन अल्फा, mg sin अल्फा। क्यों? क्योंकि हम उस मोमेंट पर आ गए हैं जिस मोमेंट पर ये स्लाइड करने लगा है, और उस मोमेंट पर जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब इस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है, mg sin अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? μs mg cos अल्फा के बराबर। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं सर, mg कैंसिल। साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू μs, tan अल्फा इज इक्वल्स टू μs। क्या मिल गया आपको? आपको अपना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया। किसकी मदद से? एंगल ऑफ रिपोज की मदद से। तो आप एंगल ऑफ रिपोज की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो, या आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मदद से एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छे समझ में आई सर। सीधे सीधे ये बात हमको समझ में आई कि अगर एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ये भारी वाला ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, ये कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, तो बॉडी खिसकना चालू जस्ट स्टार्ट जब करेगी उस मोमेंट पर जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। कोई बड़ी बात? पिछले केस में हमने देखा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कि म्यू tan इनवर्स म्यू किसके बराबर था? थीटा के भी बराबर था। ठीक है, पक्का 100%। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। चलो, अब क्या होता है, कभी कभी ना एंगल लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। मैंने कमेंट भी पढ़े थे, उसमें पूछ रहे थे बच्चे कि सर इसका एंगल नहीं समझ में आया। तो देखो, जब आप एंगल लेते हो ना,
बच्चे पूछते हैं सर ये एंगल कैसे पता चलेगा? तो यार ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है, थीटा हो जाएगा और थीटा हो गया। तो इस चीज़ से डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो आप बिल्कुल आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब जब आपने एंगल ऑफ रिपोज निकाल लिया, तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने का मतलब क्या है, फायदा क्या है, क्यों जरूरी था, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखना। इफ अगर आपका थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, अगर आपका थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो आपकी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। क्या रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। और कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्या बात आपको समझ में आई? अगर आपकी थीटा की वैल्यू, आपके इंक्लिनेशन में जो थीटा है, इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका जो थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, अल्फा से कम है, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा बॉडी पे पीछे की तरफ, अगर नीचे आ रही है बॉडी तो। ठीक। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो आपके इंक्लाइंड प्लेन का, वो बराबर हो गया एंगल ऑफ रिपोज के, तो क्या होगा? ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट होगा, जस्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्लाइड करेगा। स्लाइड करने के एकदम वर्ज पे होगा, करना चाहता होगा। क्लियर है? और यहां पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? तो सर यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। यार देखो, बहुत बेसिक बात है, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बस आपके लिए कि आपको ये चीज बैठ जाए जहन में, आपके जहन मतलब दिमाग। ठीक। अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई अल्फा से, मतलब बड़ी हो गई, अगर आपके इंक्लाइंड प्लेन की थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा हो गई एंगल ऑफ रिपोज से, तो मोशन होने लगता है, बढ़िया मोशन होने लगता है। क्या होने लगता है? बढ़िया मोशन होने लगता है। और क्या एक्ट करता है? तो एक्ट करता है अब काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक। स्लाइडिंग होने लगेगी, बढ़िया मोशन, या यहां पर लिख देता हूं स्लाइडिंग मोशन, है ना, ये ज्यादा परफेक्ट रहेगा। स्लाइडिंग मोशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट क्या हो जाता है? बढ़िया चलता रहेगा। फिर तो स्टार्ट तो जस्ट यही हो जाता है ना। तो यार ये जो 3 रिजल्ट है ना, ये बहुत काम के हैं। हम अपने क्वेश्चन में इन्हीं थीटा और अल्फा की मदद से पता लगा लेंगे कि मोशन स्टार्ट होगा या नहीं, क्या उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, क्या उसमें लिमिटिंग आएगा, क्या उसमें काइनेटिक आएगा। इन्हीं थीटा और अल्फा की मदद से हमको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन तीनों केसेस को बहुत शानदार तरीके से अपने जहन में उतार लीजिएगा। क्लियर है? ये था एंगल ऑफ रिपोज हमारे सामने। एंगल ऑफ रिपोज हमारे सामने, ये वो थीटा होता है जिस पर आपकी बॉडी जस्ट इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करती है ना। पक्का? चलो, कंप्लीट कंसेप्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और चीजें, देखेंगे क्या है हमारे बकेट में। देखो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको इरेज करता हूं मैं। ये कर दिया इरेज, बहुत शानदार। आओ, अब देखो, यहां से बनने लगे आपके फॉर्मूले, यहां से बनने लगेंगे आपके फॉर्मूले, जो अगर आप याद कर लेते हो तो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में लगा के आंसर निकालना है। अगर नहीं याद कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। पहले तो मुझे इंक्लाइंड प्लेन बनाने दो यार तुम लोग, प्लीज। थोड़ा सा मेरी बात समझो। ये है इंक्लाइंड प्लेन और वो बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पर जो बॉडी होगी वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। ठीक। आओ, एंगल है थीटा। मुझे बताओ कि अगर इस बॉडी को नीचे की तरफ मूव करना है तो थीटा जो है वो अल्फा से ज्यादा होना चाहिए कि कम? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि अगर इस मास को नीचे स्लाइड करना है तो थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा होना चाहिए या कम? अभी हमने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। चलो आओ, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डाउन रफ इंक्लाइंड प्लेन, मास का कुछ वेट होगा नीचे की तरफ mg, आगे की तरफ क्या होगा mg साइन थीटा। नहीं होगा? क्या होगा सर? आप तो बस बना दो, हम सब समझ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक यहां होगा mg cos थीटा, एक ऊपर की तरफ होगा सर नॉर्मल रिएक्शन, एक ऊपर की तरफ होगा सर नॉर्मल रिएक्शन। और सर ये बॉडी यहां मूव कर रही है,
एक्सेलरेशन मैंने दिखा दिया, मूव कर रही है, तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा मुझे बताओ, काइनेटिक, स्टैटिक या लिमिटिंग, कौन सा फ्रिक्शन आएगा? सर क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, इसलिए यहां पर आने वाला है आपका कौन सा फ्रिक्शन, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू आप म्यू के इंटू एन से निकाल सकते हो। अच्छा, क्या आपके पास n की वैल्यू है? हाँ सर, n की वैल्यू है हमारे पास mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि वर्टिकली या कहीं ऊपर नीचे मूव करने नहीं वाला है मास। ठीक है, क्या आपकी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है एक्सेलरेशन a से? हाँ सर, तो अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो mg sin थीटा बड़ा फोर्स होगा, mg sin थीटा माइनस अपोजिट डायरेक्शन में और क्या लग रहा है सर, म्यू के इंटू एन लग रहा है, म्यू के इंटू एन लग रहा है, किसके बराबर होगा सर, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। सर आप इसमें n की वैल्यू और पुट कर दो, क्योंकि वो हमको पता है। ठीक है, मैं पुट कर देता हूं, n की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा, म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल्स टू ma, m कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात, सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको ये याद है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, क्यों म्यू के क्यों आया है, क्योंकि बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज स्लाइडिंग, बॉडी इज स्लाइडिंग, तभी हमने म्यू के लिया है, नहीं तो हम म्यू के नहीं लेते। क्लियर 100%। चलो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ये लो भाई, ये लीजिए भाई, फॉर्मूला याद कर लेना, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, है ना, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। आगे देखते हैं क्या हमारे पास और कुछ है। अरे वाह, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, एक क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, लिख दो यहां पर, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे दी भैया, पहले से ही दे दी, कितनी, g/4। थीटा आपको कितना दे दिया, 30 डिग्री, और क्या दिया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोला है, म्यू के की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। अगर आपको ये चीज पता है, नहीं भी पता है, और आपको वो कंसेप्ट पता है जिससे हमने इसको निकाला है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आओ देखते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, हम सीधे फॉर्मूला पुट करते हैं, जी साइन 30 माइनस म्यू के जी कॉस 30 इज इक्वल्स टू जी कॉस 30 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी है, g/4। क्या टफ था यार इस न्यूमेरिकल में, क्या टफ था, कुछ भी टफ नहीं था सर, बस वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। इसको अब आपको सॉल्व करना है, जी काट देता हूं, लो भाई जी काट दिया, और आसान कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 माइनस म्यू के कॉस थीटा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 इज इक्वल्स टू 1/4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास म्यू के की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में म्यू के की वैल्यू कितनी है, है ना। मैं यार, मेरी आदत है, मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व करा के बस एक वैल्यू आपसे पूछ लेता हूँ, वो इसीलिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं तो फिर आप कभी नहीं बताओगे कि क्या वैल्यू आपकी आ रही थी क्या नहीं। एक यही तरीका है जिससे आप और मैं कनेक्ट कर सकते हैं बातों के थ्रू, कमेंट के थ्रू, है ना। तो प्लीज मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि म्यू के की वैल्यू आपकी कितनी आई है। चलिए मिलते हैं, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमको क्या मिलने वाला है ना। चलो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। देखो ये चीज ना मैं आपके भरोसे थोड़ा सा छोड़ता हूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज से स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला था। देखो एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, वही वैसे ही रफ इंक्लाइंड प्लेन, उस पर एक मास रखा हुआ है m मास। बोल रहा है वर्क डन बताओ मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, F फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना।
अगर F फोर्स लगा रहे हो और इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करा रहे हो, मान लो ये डिस्टेंस कवर करता है S, कितनी डिस्टेंस कवर करता है? S डिस्टेंस कवर करता है, तो बताओ आपने कितना वर्क किया होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, ये है आपके सामने, इसको आप सॉल्व करो। मैं आपको थीटा दे रहा हूँ, थीटा है, एंगल दे रहा हूँ थीटा है, इसको आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि आप वर्क डन निकाल पाते हैं क्या, उसका फॉर्मूला निकाल पाते हैं। नहीं निकाल पाते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और आपके पास इसका फॉर्मूला मैं लाकर रख दूंगा, ठीक, कंसेप्ट समझा दूंगा, फॉर्मूला निकाल दूंगा। आगे अब आपकी मर्जी है कि आप निकाल कर बार बार सॉल्व करो इस चीज को, या आप कंसेप्ट इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद कर लो और आने वाले सारे क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व करते हुए निकलो आगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।